और सीधे आपको कोरोना पर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। देश का हेल्थ बुलेटिन है, सीधे वहीं लिए चलते हैं। 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओज, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी। मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो। धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओज के साथ काफी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाएं और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा
चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स, इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेन्ड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस को साथ में इस्तेमाल करते हुए हम एयरपोर्ट से जो चालू हुआ था, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग डाटा को कम्युनिटी डाटा से जोड़ने के माध्यम से और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने
लाइव डैशबोर्ड तैयार किया, जिस डैशबोर्ड में स्पेशल सर्वेलेंस सिस्टम का डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट कैप्चर होता था, जिसमें न केवल हम सर्वेलेंस का डाटा कैप्चर करते थे बल्कि लॉजिस्टिक और हॉस्पिटल और क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड्स का भी डाटा कैप्चर करते थे। साथ ही इसमें पीपीई की आवश्यकता और उसका भी एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि अगर हमारे केसों की दर या केस किस गति से आगे बढ़ेंगे उसके अनुसार हमको कितने बेडों की आवश्यकता होगी, कितने हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होगी, कितनी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, यह भी इस पर्टिकुलर सर्वेलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम था। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सर्वेलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम होता है विभिन्न मंत्रालयों में एक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क स्थापित करना, क्योंकि जैसा कि हम सब लोगों को जो मालूम है कि ये बीमारी जिसमें कि न केवल एक उचित हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी मौजूद नहीं है बल्कि एक इफेक्टिव इलाज भी मौजूद नहीं है। तो आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें, जिससे कि ये लोग समाज में रह के बीमारी का और फैलाव होने से रोक पाए हम उसको। साथ ही एक मुख्य अंग इसका है जो कि हमारा लॉकडाउन से हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेन को कट करने का एक माध्यम मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको एक बहुत ही मुख्य धारदार हथियार हमारी कम्युनिटी सर्विलेंस को पैना करने के लिए दिया है, वो है लॉकडाउन। मैं आपको इस पर्टिकुलर माध्यम से आगे ये बताऊंगा कि किस प्रकार लॉकडाउन ने हमारे जो इस सर्विलेंस नेटवर्क है उसको किस तरीके से प्रभावित किया। साथ ही मैं इसका एक और अंग आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी हमको इस सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी इस सर्वेलेंस सिस्टम की मुख्य इकाई है डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क, जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस नेटवर्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डीएम के माध्यम से हम लोग हेल्थ सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को साथ साथ लाने में तैयार हुए हैं और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमने जो इस सर्वेलेंस सिस्टम के मुख्य अंग हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट में हाउस टू हाउस सर्च, जो कि एक हमारा कंटेनमेंट जोन का प्रमुख एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सर्च करके जो भी लोग आंशिक रूप से या संक्रमित होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल कलेक्ट करने में अगर पॉजिटिव पाया जाता है या उनके कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स को हम क्वारंटाइन में विस्थापित करते हैं और केसेस को हम लोग आइसोलेशन हॉस्पिटल में करते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा